तो आज हम देखने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल एनालिसिस मतलब आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो हम क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस यूज करते हैं, और शॉर्ट टर्म है तो हम क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या है, तो फंडामेंटल एनालिसिस मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग अ स्टॉक बाय ट्राइंग टू मेजर इट्स इंसेंट्रिक वैल्यू। उसकी इंसेंट्रिक वैल्यू मेजर करने की कोशिश हम कहाँ पे करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में करते हैं। सो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर का हम स्टडी करते हैं। So fundamental analysts go to study all macroeconomic and macroeconomic, macro और माइक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमिक में क्या होता है, आपका नेशनल लेवल मतलब जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये इसका स्टडी करता है, और माइक्रो लेवल मतलब एम्प्लॉय, उसके वेजेस। तो दोनों का स्टडी करता है फंडामेंटल एनालिस्ट, और वो अपनी रिपोर्ट देता है। जैसे सेबी रजिस्टर्ड फंडामेंटल एनालिस्ट है, वो कोई भी कंपनी में जाके टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, इवन एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करके फंडामेंटल रिपोर्ट बनाता है। बट एज फar एज शॉर्ट टर्म इज कंसिडर, द फंडामेंटल एनालिसिस कांट बी यूज। अब शॉर्ट टर्म का व्यू रहेगा तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वी कांट एस्टिमेट द टाइम यूजिंग अ फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं कि नंबर ऑफ कैंडल मेजर करना है, स्टार्टअप पोल टू लास्ट कैंडल, तो उसमें हमको टाइम भी मिलता है कि कितने टाइम में आपका टारगेट आने वाला है। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस में आप टारगेट कैलकुलेट नहीं करते, तो इसके लिए आपका व्यू लॉन्ग टर्म रहेगा, तो ये आप फंडामेंटल एनालिसिस यूज करते हैं। तो जैसे मैंने आपने बताया कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में आप शॉर्ट टर्म या इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो टेक्निकल एनालिसिस आप यूज कर सकते हैं, विच इज अ बेस्ट अप्रोच व्हेन इट कम्स टू द शॉर्ट टर्म। सो वी यूज टेक्निकल एनालिसिस फॉर शॉर्ट टर्म एंड फंडामेंटल एनालिसिस फॉर द लॉन्ग टर्म। तो इसके साथ साथ आपने देखा कि फंडामेंटल एनालिसिस जब हम करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। तो इकोनॉमिक एनालिसिस में हम बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसका स्टडी करते हैं। और उसके बाद इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं, पहले इकोनॉमिक, उसके बाद इंडस्ट्री एनालिसिस, और इंडस्ट्री में कौन से सेक्टर को ज्यादा डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप है, कॉस्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, क्वालिटी स्ट्रक्चर है। जैसे अभी ये है, देखो ड्रोन इंडस्ट्री, देखो सेमीकंडक्टर, देखो ये इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और उसमें कौन सी कंपनी बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड अर्निंग कौन से है, कौन सी कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है, फंड पोजीशन कैसा है, ये सब देख के हम क्या करते हैं, अच्छा स्टॉक वो सेक्टर का, वो कंपनी हम सिलेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो जैसे मैंने बताया आपको कि फंडामेंटल एनालिसिस में दो टाइप के अप्रोच रहते हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। तो टॉप डाउन में और बॉटम अप में अप्रोच क्या होता है कि टॉप डाउन में आपको फर्स्ट हम स्टडी करते हैं इसका, तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं टॉप डाउन में इकोनॉमी का, उसके बाद हम आते हैं सेक्टर और इंडस्ट्री के ऊपर, और बाद में हम कंपनी एनालिसिस करते हैं। लेकिन बॉटम अप अप्रोच में क्या आता है, उल्टा होता है, फर्स्ट कंपनी, देन सेक्टर एंड लास्ट इकोनॉमी। सो ऑलवेज वी प्रिफर बॉटम अप अप्रोच। तो ये दोनों अप्रोच यूज करके हम एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। और फंडामेंटल एनालिसिस में जैसे आपको बताया पहले मैंने कि बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस, अभी की मार्केट प्राइस देख के हम वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है क्या ओवर वैल्यूड है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश हम फंडामेंटल एनालिसिस में करते हैं। तो अंडर वैल्यूड मतलब क्या है, इट मींस दैट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज स्टिल लेस देन इट्स इंसेंट्रिक वैल्यू। तो जैसे मैंने ये कैलकुलेटर दिखाया, तो ये कैलकुलेटर की कॉस्ट कितनी है समझो, ये कैलकुलेटर की कॉस्ट समझो 500 है, इंसेंट्रिक वैल्यू इसकी 500 है। लेकिन मैं बोलता हूँ ये आपको क्या करना है, मैं 200 में देता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, यार मेरे को सस्ता मिल रहा है। सो लाइक दिस इन्वेस्टर ऑलवेज प्रिपेयर टू बाय अ अंडर वैल्यूड स्टॉक। और बिकॉज व्हाई दे आर बाइंग, because there is a still chance of the stock to rise and investor can make profit out of it। अभी यही ओवर वैल्यूड स्टॉक रहेगा तो क्या होगा कि ओवर वैल्यूड स्टॉक मींस ये करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज ग्रेटर देन इट्स इंसेंट्रिक वैल्यू। यही कैलकुलेटर में बोला आपको 1000 रुपीज में ले लो, तो आप नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी इंसेंट्रिक वैल्यू
से इसकी प्राइस ज्यादा है, मतलब मैं महंगा आपको बेच रहा हूं, तो आप क्या करोगे, आप ये बाय करो नहीं करोगे। तो इन्वेस्टर डू नॉट प्रिपेयर ओवर वैल्यूड स्टॉक बिकॉज देर इज अ चांस ऑफ स्टॉक टू फॉल बिलो इट्स इंसेंट्रिक वैल्यू एज द सप्लाई हैज इंक्रीज। जैसे सप्लाई आएगा, जैसे अदानी के स्टॉक देखो, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद सडनली 4,000 का स्टॉक 500 पे आ गया। क्यों? क्योंकि वो ओवर वैल्यूड स्टॉक थे। तो अभी हमको फंडामेंटल एनालिसिस में यही पहचानना है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है क्या ओवर वैल्यूड है, और यही देख के हम एक अच्छा स्टॉक चुन सकते हो। तो इसीलिए जैसे मैंने बताया पहले है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस इज अ सब्जेक्टिव, मतलब क्या है, हर एक को क्वालिटी अलग अलग लगेगी विच इज नॉट अ मेजरेबल। जैसे पहले क्या होता है कि कोई भी कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, जैसे जोमेटो का बिजनेस मॉडल देखो, या आईआरसीटीसी का बिजनेस मॉडल देखो, या टाटा का मोटर्स का बिजनेस मॉडल देखो। जैसे ये बिजनेस मॉडल देख के भी आपको लगता है कि ये बिजनेस मॉडल आगे चलने वाला है, इसमें दम है। साथ साथ कंपनी की मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट मतलब जैसे आप कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो गाड़ी का ड्राइवर मतलब मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ही कंपनी चलाते हैं। तो मैनेजमेंट अच्छी है, स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली आप वो कंपनी को स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ कारपोरेट गवर्नेंस इशू, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा अदानी के ऊपर बहुत सारे कारपोरेट गवर्नेंस इशू आते हैं, जैसे सत्यम कंप्यूटर्स का एग्जांपल लिया। तो ऐसे स्टॉक्स में जहाँ पे बार बार कारपोरेट गवर्नेंस इशू है, वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। देखिए ट्रांसपेरेंसी एंड स्टेक होल्डर राइट्स को उन्होंने क्या करना चाहिए, वैल्यू देना चाहिए, तभी ऐसी कंपनी में स्टॉक, जैसे आईटी कंपनी है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, आईटीसी है, इसमें आप आराम से, एल&टी है, ऐसी कंपनी में आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ साथ आपको ये भी देखना है कि मार्केट शेयर कितना है, जैसे लीडर है क्या नहीं है, जैसे आईआरसीटीसी, आईईएक्स, वो कंपनी वो सेक्टर में क्या है, वो सेक्टर में वो मार्केट लीडर्स है। तो ऐसे कंपनी में जैसे ईवी में टाटा मोटर मार्केट लीडर है, एशियन पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट है, जिसका मार्केट शेयर ज्यादा है, ऐसे कंपनी में आप कोल इंडिया का आप देखें, पावर सेक्टर कोल इंडिया का मार्केट शेयर अच्छा है, तो वो स्टॉक में आपको क्या करना है, जरूर इन्वेस्टमेंट करना है। और इंडस्ट्री ग्रोथ, जैसे मैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बोल रहा हूँ, उसकी ग्रोथ अच्छी है। साथ साथ आपने सेमीकंडक्टर के साथ साथ ड्रोन इंडस्ट्री है, एआई इंडस्ट्री है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे आप ऐसी इंडस्ट्री नहीं कि जहाँ पे ग्रोथ कम हो रही है, जैसे आप बॉश का देखो जो फ्यूल सिस्टम बनाता था, अभी क्या है, डीजल डीजल मैन्युफैक्चरिंग बंद ही किया। जैसे नितिन गडकरी ने बोला कि नहीं, डीजल के ऊपर हम ज्यादा टैक्स लगाएंगे, तो उसके क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये इंडस्ट्री में जो भी स्टॉक है, जो मार्केट लीडर एक टाइम बॉश फ्यूल सिस्टम, मतलब ओईएम कंपनी के कभी कभी लाइंस भी बंद होती थी, क्योंकि फ्यूल सिस्टम जब तक बॉश की नहीं आती थी। लेकिन अभी सिचुएशन आप देखो क्या होता है। तो ये ऐसी इंडस्ट्री को जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, वहां पे आपको जरूर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ दिखती है कि इन फ्यूचर इसमें हमने पैसा लगाया, तो ये अपना फ्यूचर बना सकते हैं, ऐसे स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप एक अच्छा स्टॉक बनने की तरफ देखते थे, लेकिन ये सब्जेक्टिव है, क्योंकि कभी कभी राकेश जोनों ने बोला है कि जहां जहां पे मैंने मैनेजमेंट को पहचानना गलत हो गया, वहां पे मैंने हेवी लॉसेस लिया। तो मैं इसके साथ साथ क्वालिटेटिव साथ का साथ आपको क्वांटिटेटिव में भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो क्वांटिटेटिव में ब्रॉडली फोकस किसके ऊपर करते हैं, हम ब्रॉडली करंट रेशियोज के ऊपर हम फोकस करते हैं। देयर इज मेनी रेशियोज, जैसे ईपीएस, पीई रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो डिविडेंड यील्ड रेशियो, तो ये रेशियोज भी आपको अभी हमको देखना है जब हम कोई स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बाय करते हैं। उसके साथ साथ आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, क्योंकि सीएफआई की होल्डिंग कितनी है, प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है, ये बहुत मायने करती है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ आपको बैलेंस शीट देखना है। तो बैलेंस शीट में आपको समझ में आता है, तो एसेट एंड लायबिलिटीज, तो एक अच्छा स्टॉक चुनना है, तो ये तीनों चीजों को देख के आप एक अच्छा स्टॉक चुन सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और करंट एसेट एंड लायबिलिटीज, तो ये सब कुछ देखने के बाद एक अच्छा शेयर आप चुनने के लिए आपको हेल्प होता है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम देखने वाले कि फंडामेंटल एनालिसिस में पहला रेशियो है हमारा ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर। सो हायर द ईपीएस बेटर द स्टॉक फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। उसके बाद पीई रेशियो है, डिविडेंड यील्ड रेशियो है, और प्राइस टू बुक रेशियो है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, बुक वैल्यू, आरओई एंड आरओसी। तो ये सब
आप देख के रेशियोज आप एक अच्छा स्टॉक जो मेजरेबल पैरामीटर्स है उसके ऊपर सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए पहले मैं ईपीएस बताता हूँ। ईपीएस का फॉर्मूला वही है कि ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर इज द पोर्शन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट अलोकेटेड टू ईच आउटस्टैंडिंग शेयर। तो कंपनी का प्रॉफिट कितने शेयर होल्डर को कितने अलोकेट किया है प्रॉफिट के अगेंस्ट, वो रिप्रेजेंट करता है ईपीएस। सो अर्निंग पर शेयर सर्व्स एज एन इंडिकेटर ऑफ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। तो ईपीएस क्या बताता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। तो ईपीएस का फॉर्मूला नेट इनकम माइनस डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर। जैसे मैंने बताया, हायर द ईपीएस बेटर द स्टॉक फॉर द इन्वेस्टमेंट। सो ईपीएस इज अ नेट प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी पर आउटस्टैंडिंग शेयर। तो ईपीएस आपको कहाँ पे देखना है, आप मनी कंट्रोल और स्क्रीनर डॉट इन पे देख सकते हो। तो यहाँ पे स्क्रीनर डॉट इन या मनी कंट्रोल पे ईपीएस देखना है तो आपको स्क्रीनर डॉट इन में आपको दिखेगा। ये फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ये वेबसाइट है। तो यहाँ पे स्क्रीनर डॉट इन पे यहाँ पे आप कंपनी का नाम डालेंगे, जैसे कोल इंडिया। तो कोल इंडिया, वेदांता, इनका ईपीएस बहुत अच्छा है। तो ईपीएस नीचे जाने के बाद आपको जहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट है उसके नीचे आपको ईपीएस मिलेगा, अर्निंग पर शेयर। देखो कोल इंडिया ईपीएस रेजिंग। और आप मनी कंट्रोल पे देखेंगे तो मनी कंट्रोल पे आपको ईपीएस दिखेगा, वो पूरा साल का, एक साथ। टीटीएम, टीटीएम मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ। तो जैसे कोल इंडिया का आप देखेंगे और कंपैरिजन भी करना है आपको कोई भी स्टॉक का, तो कोल इंडिया का आपको यहाँ पे ईपीएस दिखता है नीचे, स्टॉक यहाँ पे है और यहाँ पे। तो टीटीएम का मतलब है ट्रेलिंग 12 मंथ। तो लास्ट 12 मंथ में ईपीएस कितना है ये आपको यहाँ पे दिखता है। तो ट्रेलिंग 12 मंथ का ईपीएस कितना है, 59 रुपीज। सेम आप देखेंगे, यही कंपैरिजन करेंगे इसमें ईपीएस। तो बाकी कंपनीज का आप देखेंगे, अदानी का ईपीएस देखेंगे, स्टॉक 3000 का एक स्टॉक है और इसका ईपीएस आप देखो 35 रुपीज है। तो कोल इंडिया से भी कम है। सो हायर द ईपीएस बेटर द स्टॉक फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा पहला रेशियो है जो आपको बता देता है कि कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करने में आपको ईपीएस ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको वो स्टॉक को सिलेक्ट करना। सेकंड हमारा है पी रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज द रेशियो मेजर्स इट्स करंट शेयर प्राइस रिलेटिव टू इट्स पर शेयर अर्निंग। तो पी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कि पी रेशियो का फॉर्मूला है कि मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। सो आइडियली पी रेशियो शुड बी अराउंड 13 to 18। तो 13 के 18 के बीच में पी रेशियो है। यही पी रेशियो आप कहाँ पे देख सकते हो, पी रेशियो आप मनी कंट्रोल या स्क्रीनर डॉट इन पे देख सकते हो। जैसे स्क्रीनर डॉट इन पे आपको पी रेशियो यहाँ पे दिखेगा। तो कोल इंडिया का पी रेशियो देखो 8 है। और इसमें कंपनी में यही मतलब पीयर कंपैरिजन मतलब माइनिंग एंड मिनरल प्रोडक्ट में जितनी भी कंपनी इंडस्ट्री है, इसका सब कंपनी का आपको यहाँ पे पी रेशियो दिखेगा। तो मीडियन कितना आता है, 23। तो यहाँ पे 23 इसमें आपको देखेंगे तो इसमें एनएमडीसी का देखो 11 है, गुड। जीएमडीसी का 19 है, मॉइल का 22 है और कोल इंडिया का 8 है। तो पी रेशियो मतलब 13 to 18 के रेंज के नीचे है, मतलब इट्स अ गुड। अभी यही पी रेशियो आप अदानी के स्टॉक में देखेंगे तो डेफिनेटली आप सरप्राइज हो जाएंगे कि बहुत लोगों ने अदानी के जितने भी स्टॉक है अलर्ट किया था कि इनके स्टॉक के प्राइजेस गिरने वाले, ये ओवर वैल्यूड स्टॉक हो गया था, क्योंकि इनके पी रेशियो 500 तक गए थे। जैसे आपका अदानी टोटल गैस ले लो या अदानी ग्रीन ले लो, कौन सा भी अदानी का स्टॉक आपने लिया तो इसके पी रेशियोज क्या हो गए थे, बहुत हाई पे गए थे। जैसे अदानी ग्रीन देखो 233 पी रेशियो है। जैसे हमारा पी रेशियो कितना होना चाहिए, 13 to 18 के बीच में होना चाहिए। तो ये स्टॉक क्या हो गया आपका, पी रेशियो हाई। और यही स्टॉक में देखो सबसे इनकी पीसी बहुत अच्छी है, क्योंकि 13 to 18 के बीच में है। पावर ग्रिड ठीक है, अदानी पावर ठीक है पी रेशियो के बीच में, लेकिन अदानी ग्रिड का देखो पी रेशियो या अदानी सोलर का पी रेशियो देखो। तो अदानी के स्टॉक को आपको दूर रखना है, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है।
तो ये हमारा सेकंड रेशियो है पीई रेशियो। हायर द पीई रेशियो बेटर द स्टॉक फॉर द, सॉरी 13 to 18 के बीच का पीई रेशियो है, मतलब बेटर द स्टॉक फॉर द इन्वेस्टमेंट। हायर पीई रेशियो इज अ वार्निंग, डोंट इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक्स। तो हायर आपका पीई रेशियो आ रहा है मतलब ईपीएस कम है, यही आपको देखना है कोरिलेशन। तीसरा क्वांटिटेटिव टूल है आपका बुक वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट है बुक वैल्यू। सो बुक वैल्यू इज डिफाइंड एज इट्स टोटल असेट माइनस एनी लायबिलिटीज। जो जो भी असेट है वो असेट माइनस लायबिलिटी से आपकी क्या आती है, बुक वैल्यू आती है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू पीबी रेशियो मेजर्स इट्स मार्केट वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी रिलेटिव टू इट्स बुक वैल्यू। द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज टिपिकली हायर देन द बुक वैल्यू। नॉर्मली आप देखते हो कि मार्केट वैल्यू ज्यादा ही रहती है बुक वैल्यू से, लेकिन कोई ऐसे एबनॉर्मल स्टॉक रहते हैं, जैसे जेपी पावर। देखो जेपी पावर का जब स्टॉक 7 रुपीज पे था तब उसकी पी बुक वैल्यू 15 रुपीज थी, आज उसको भी क्रॉस कर चुका है। तो आपको प्राइस टू बुक वैल्यू, इसका फॉर्मूला है शेयर मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। तो मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू से आपका क्या मिलेगा, प्राइस टू बुक रेशियो मिलेगा। तो इसके लिए प्राइस टू बुक रेशियो कितना होना चाहिए उसका भी एक इंपॉर्टेंट है कि प्राइस टू बुक रेशियो शुड बी 1, और 1 के नीचे रहेगा तो बहुत बेस्ट है सॉलिड इन्वेस्टमेंट के लिए। वैल्यू इन्वेस्टर ऐसे ही देखते हैं कि प्राइस टू बुक रेशियो 1 के आजू बाजू और लेस देन 1 रहेगा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मोर देन 3 रहेगा तो उसमें क्या है, एक अलर्ट है। ये हायर फिगर ऑफ अराउंड 3 वुड बी सजेस्ट दैट इन्वेस्टिंग इन कंपनी विल एक्सपेंसिव। तो इसमें आपको एक्सपेंसिव है, इसमें आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो उसके साथ साथ आपको जैसे आपका प्राइस टू बुक वैल्यू मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे आपको पहले मैं बेस्ट दिखाऊंगा, जैसे ओएनजीसी है। तो ओएनजीसी में आपको यहाँ पे दिखेगा करंट मार्केट प्राइस, ये आपकी करंट मार्केट प्राइस है और ये आपकी बुक वैल्यू है। तो इसमें देखो ये पॉजिटिव पॉइंट है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.1 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। और वही अदानी का कोई भी स्टॉक ले लो, तो अदानी का स्टॉक की प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, जैसे करंट मार्केट प्राइस 3000 है और इसकी बुक वैल्यू 300 है। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9.13 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। मतलब ये क्या है, ये महंगा है, इसको दूर रहना है। अदानी का कोई भी स्टॉक ले लो, कौन सा भी ले लो, आपको सरप्राइज हो जाओगे। देखो 1900 1982 इसकी करंट प्राइस है और बुक वैल्यू कितनी है, 47। तो देखो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 41.9 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मोर देन 3 टाइम्स, मतलब एक्सपेंसिव है। अभी आप ही बताओ, तो जैसे ही आपका हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ गया, स्टॉक कहाँ से कहाँ गिर गए थे। देखो अदानी टोटल गैस ले लो, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अलार्मिंग सिचुएशन रहती है कि जहाँ पे आपके स्टॉक्स में इतना जो फॉल आ गया। जैसे ये स्टॉक देखो आपका 3700 से डायरेक्टली कहाँ पे आ गया, 600 पे आ गया, क्योंकि ये ओवर वैल्यूड हो गया था। तो इसका देखो पी रेशियो तो 125 है। देखो करंट मार्केट प्राइस कितनी है, 784, और बुक वैल्यू कितनी है, 32। तो प्राइस टू बुक वैल्यू इज अ कंसर्न। तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 24.1 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, 3 टाइम्स से ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए। तो आई होप प्राइस टू बुक वैल्यू आपको समझ में आई रहेगी। उसके बाद हमको देखना है नेक्स्ट टूल, और वो है डिविडेंड यील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो डिविडेंड यील्ड इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड परसेंटेज अ कंपनी पेज टू शेयर होल्डर। आप शेयर होल्डर है मतलब क्या है, वो कंपनी के आप पार्टनर हो, जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी क्या करेगी, आपको शेयर करेगी। सो मैच्योर कंपनीज आर द मोस्ट लाइकली टू पे डिविडेंड। जो मैच्योर कंपनीज है वो आपको डिविडेंड पे करते हैं। तो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड यील्ड इक्वल टू प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय एनुअल डिविडेंड पर शेयर। तो जो कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा है वो तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन नॉर्मली 2 to 6% इज द बेस्ट डिविडेंड यील्ड। देखो स्टॉक की प्राइस तो बढ़ रही है और साथ साथ कंपनी क्या कर रही है, 2 to 6% आपको क्या दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है। तो ये डिविडेंड यील्ड आपको देख सकते हो आप screener.in पे। तो यहाँ पे ऊपर ही मिलेगा आपको डिविडेंड यील्ड। जैसे यहाँ पे देखो 0.003, मतलब ये डिविडेंड यील्ड 2 to 6% के बीच में नहीं है।
वही आप वेदांता देखो, वेदांता का आपने देखा डिविडेंड यील्ड देखो 6.82% है, इट्स अ गुड। कोल इंडिया देखो। तो ऐसे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, 5% है। आईटीसी देखो 2.63% है। ओएनजीसी देखो, जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है उसका 4% है। तो ऐसे कंपनी में आपको जरूर इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पे स्टॉक की प्राइस भी बढ़ेगी और कंपनी आपको क्या दे रही है, साथ साथ डिविडेंड भी दे रही है। जैसे टीसीएस वगैरह रेगुलरली आपको डिविडेंड देती रहती है, साथ साथ इन्फी देती रहती है। तो ये स्टॉक में आपको क्या होगा, बढ़ेगा भी, प्राइस भी बढ़ेगा और साथ साथ आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा। लेकिन मोस्ट जो गवर्नमेंट कंपनीज है, ऑयल, गेल इंडिया, इनका डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक है। जैसे ऑयल इंडिया का आपने देखा 1.79% है। तो ऐसी कंपनी में आपको जरूर इन्वेस्टमेंट करनी है जिसका डिविडेंड यील्ड अच्छा है। तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप यहाँ पे देखा रहेगा कोल इंडिया का स्टॉक देखो कहाँ से कहाँ चला गया, और साथ साथ उसका डिविडेंड यील्ड भी आपको अच्छा मिल रहा है। तो आपने देखो कोविड के टाइम कोल इंडिया की प्राइस क्या थी, 100 रुपीज, साथ 500 रुपीज में चला गया। और साथ साथ हर साल आपको डिविडेंड यील्ड 5% के आसपास देता गया। तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक में आपको जरूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको नेक्स्ट टूल है आरओई एंड आरओसी। तो आरओई क्या होता है, आरओई मतलब रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न मिलता है ये आपको आरओई दिखाता है। तो आरओई इज अ गेज of a corporation profitability, how efficiently it generates those profits. So higher the ROE, better the stock is at converting its equity financing into profit. तो आरओई का फॉर्मूला है आरओई इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो आरओई इज मोर देन 20 इज अ गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो 20 से ज्यादा रहेगा तो आरओई क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। तो आरओई और आरओसी, साथ साथ हम आरओई के साथ साथ आरओसी भी देखेंगे। तो आरओसी में क्या देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ फाइनेंशियल रेशियो ऑफ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ऑल इट्स कैपिटल, मतलब शेयर होल्डर्स प्लस प्रोमोटर्स कैपिटल, और उसके ऊपर कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है ये कौन दिखाती है आपको, आरओसी। तो आरओसी का सेम फॉर्मूला वही है कि आपको आरओसी का फॉर्मूला आता है इबिटा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। So where EBITDA is earning before interest and tax. Capital employed equal to total asset minus current liabilities. So more than 20% is good for the investment. तो जैसे आरओई आरओसी यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कोल इंडिया का देखो हर एक स्टॉक। तो हमने आज क्या किया, डैशबोर्ड समझने की कोशिश की। जैसे मार्केट कैपिटल के ऊपर मैंने बताया कि लार्ज कैप कंपनी रहेगी, तो लार्ज कैप कंपनी क्या रहती है, यहाँ पे सेफ रहती है, मतलब लो रिस्क लो रिटर्न, लेकिन रिस्क कम रहती है। जैसे मिड कैप में हाई रिस्क हाई रिटर्न, स्मॉल कैप में वेरी हाई रिस्क वेरी हाई रिटर्न। उसके साथ साथ ये करंट प्राइस है, हाई लो दिखाया। उसके बाद हमने पीई रेशियो देखा, पीई रेशियो कितना होना चाहिए, 13 to 18 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद बुक वैल्यू हमने देखा, तो करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू रेशियो रेशियो 3 से कम होना चाहिए, 1 से कम हो गया तो और अच्छा है। डिविडेंड यील्ड हमने देखा 2 to 6% होना चाहिए। और आरओई आरओसी जो हमने अभी देखा, कि आरओई का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर्स रिटर्न, और आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो 63%। तो ये आपको देखो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इन डेप्थ है, इतना ये छोटा टॉपिक नहीं है। लेकिन हमको क्या है, आजकल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत फास्ट चेंज हो रही है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फंडामेंटल पे ज्यादा फोकस नहीं करते। मतलब फिर भी फंडामेंटल को इग्नोर करके नहीं चलना चाहिए, फंडामेंटल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका टेक्निकल इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये पैरामीटर देखने के बाद, ये रेशियोज करंट रेशियोज ये सब कुछ देखने के बाद फिर आपको देखना है डेट टू इक्विटी रेशियो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सारी कंपनी में यही प्रॉब्लम आता है कि डेट टू इक्विटी रेशियो में क्या होता है, कंपनी के ऊपर ज्यादा डेप्ट है, ज्यादा लायबिलिटीज है, और शेयर होल्डर इक्विटी कम है, तो कंपनी बैंक करप्सी होने के चांसेस ज्यादा है।
तो डेब्ट इक्विटी रेशियो वेरी बाय इंडस्ट्री एंड बेस्ट यूज टू कंपेयर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, तो आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो चेक कर सकते हो। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जनरली कितना होना चाहिए, 1 to 1.5 के बीच में होना चाहिए। लोअर देन 1 इज गुड, इसका मतलब क्या है, लायबिलिटीज कम है। लेकिन द रेशियो मोर देन 2 इज हाइयर एंड इट्स अ रिस्की, ये थोड़ा रिस्की है। इसके लिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली आपको टोटल लायबिलिटी डिवाइड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ आपको यहाँ से समझ में आती है। उसके साथ साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो मैं कंसिडर करता हूँ, वो शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जनरल गाइडलाइंस में मैं पहले बताता हूँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में हायर प्रोमोटर होल्डिंग इज अ एडवांटेज। तो मिनिमम 50% के ऊपर आपकी क्या होनी चाहिए, शेयर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, किसकी, प्रमोटर की। अभी बहुत सारी कंपनी भी देखो पब्लिक ही है, 90-95% जैसे पेनी स्टॉक आप सिलेक्ट करते हो तो उसके शेयर होल्डिंग में किसकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, उसमें आप देखेंगे तो पब्लिक की है, प्रमोटर तो भाग गया बेच के। तो वहां पे आपको जरूर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जब फंडामेंटल सिलेक्ट करते हो तो 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसकी होनी चाहिए, प्रमोटर की होनी चाहिए। और हाई एफ आई इज ऑल्सो एडवांटेज। So when foreign institutional investor invest a significant amount of the money in the company shares, it indicates that they believe the company will produce profitable returns. अभी यस बैंक देखो इतना खराब खराब बोल रहे, लेकिन 7% से 27% तक यस बैंक में इन्वेस्टमेंट एफ आई की चली गई है। लोग क्या बोलते हैं, अरे नहीं यस बैंक बेकार शेयर है। मैं बोलता हूँ आने वाले कुछ दिनों में आपको समझ में आ जाएंगे। और ज्यादा प्रमोटर की होल्डिंग भी खराब है, मतलब अच्छा नहीं है। जैसे डीमार्ट में देखो 75% स्टॉक होल्ड कर रहे राधा कृष्ण दामानी, तो वो भी चीज आपको अच्छा नहीं है। लेकिन सिग्निफिकेंस 50, 55, 60% तक आपको ठीक है। और एफ आई इज एडवांटेज। उसके साथ साथ आपको बैलेंस शीट भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न कहाँ पे देखना है वो मैं बताऊंगा। तो जैसे नीचे आपको जाने के बाद यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न मिलता है, जैसे प्रमोटर होल्डिंग। अभी प्रमोटर यहाँ पे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है, लेकिन बाद में आपका एफआई का होल्डिंग देखो, एफआई का बड़ा है। इन्होंने क्या किया है, ओएफएस लाया था तो इन्होंने अपना स्टेक कम किया है, तो 60-63 इज गुड। उसके बाद आपने देखा पब्लिक डीआई का देखो और पब्लिक का देखो। तो उसके साथ साथ आपको देखा मैंने यस बैंक। तो यस बैंक मेरे को क्या लगता है, इन फ्यूचर इसमें भी थोड़ा बहुत हलचल हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफआई की शेयर होल्डिंग कितनी थी, यहाँ पे देखो 7%। यस बैंक बहुत बेकार स्टॉक बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे धीरे 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 एफआई देखो, एफआई की इंक्रीज हो रही है। और बेच कौन रहा है, पब्लिक। पब्लिक क्या करते हैं, पब्लिक यही करती गलती कि सस्ता बाय करने की कोशिश करती है, वो कभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखती ही नहीं। हमको क्या देखना है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करने की कोशिश करनी है। उसके साथ साथ आपको उसके साथ साथ आपको ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करते हो तो आपको क्या देखना है, उसमें देखना है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम क्या देखते हैं, एसेट और लायबिलिटीज। तो एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। सो बैलेंस शीट पढ़ना, क्योंकि पुराने जमाने में देखो चार्ट नहीं थे, कंप्यूटर नहीं था, तो लोग क्या देखते थे, बैलेंस शीट देखते थे। और बैलेंस शीट हर 3 महीने क्वार्टर रिजल्ट के बाद अवेलेबल करना आपकी एनएससी की वेबसाइट पे आती है, हर एक वेबसाइट पे आती है। और बैलेंस शीट देखिए आप डिसाइड कर सकते हैं कि बैलेंस शीट स्प्लिट इनटू 2 कॉलम with each column balancing out and other is net to zero. So asset and liabilities. So left side records of firm itemized asset and right side contains firm liabilities of shareholders equity. तो इसके लिए आपको बैलेंस शीट, हर एक बैलेंस शीट आपको अवेलेबल है, आप यहाँ पे बैलेंस शीट देख सकते हो यहाँ पे। और डेफिनेटली बैलेंस शीट पीडीएफ फॉर्मेट में भी आ जाती है, और यहाँ पे एसेट एंड लायबिलिटीज, और ये नेट नेट जीरो होता है, मतलब कितना एसेट है उतना ही लायबिलिटीज। और वहां पे आपको कैपिटल रिजर्व्स बोरोइंग में जाके आप डिटेल देख सकते हो, अदर लायबिलिटीज में जाके डिटेल देख सकते हो, फिक्स एसेट देख सकते हो, बिल्डिंग फर्नीचर। तो देखो फंडामेंटल एनालिसिस ऐसे नहीं कि ये शॉर्ट टर्म ये है, आपको 2-2, 3-3, 6-6 महीना लोग यहाँ पे स्टडी करते रहते हैं। और एक अच्छा फंडामेंटल एनालिस्ट बनना भी एक अच्छा है, वैल्यू इन्वेस्टिंग बनना। जैसे आपने पोरंजो वेलियत का देखा,
जिन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग देख करके पैसा कमाया, जिन्होंने फोर्स मोटर में फ्यूचर देखा। तो ये सब चीजें आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की बुक में समरी देखी रहेगी आपने, उसमें भी आपको बेंजामिन ग्राहम ने बताया कि कौन सा स्टॉक कब बाय करना है, क्या करना है। तो देखो उसी टाइम ये कंप्यूटर्स नहीं थे, चार्ट्स नहीं थे, अभी चार्ट्स हो गया, ऑटोमेशन हो गया, तो टेक्निकल इंट्राडे के लिए ठीक है। लेकिन आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली आपको फंडामेंटल एनालिसिस पे जरूर फोकस करना चाहिए। और ऐसे स्टॉक, वो क्या बोलते हैं कि आपका व्यू मार्केट, मतलब आपने कोई भी स्टॉक बाय किया और 3 साल तक मार्केट क्लोज हो गया तो भी आपको चिंता लगनी नहीं चाहिए। मतलब ऐसे स्टॉक आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं अभी कुछ एग्जांपल लेता हूँ, आईआरसीटीसी देखो 100% रेलवे टिकटिंग है, तो ऐसा कुछ चेंज नहीं होने वाला कि आईआरसीटीसी कंपनी गायब होगी, आईएक्स कंपनी गायब होगी, आईटीसी होगी, जुबलियन फूड होगी, जोमेटो होगी। ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स आपको आज जो दिखाए वो पैरामीटर पे ऊपर आप सिलेक्ट कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर आपके पोर्टफोलियो में बाय करके रख सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि पोर्टफोलियो में आपके 25 स्टॉक्स होने चाहिए, तो 25 में से 10 आपके स्टॉक होने चाहिए टेक्निकल स्विंग ट्रेडिंग और ब्रेकआउट पे, लेकिन 10 ऐसे फंडामेंटल स्टॉक होना चाहिए जिसके ऊपर आपको अगले 3-4 साल में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, और 5-6 आपके इसमें पेनी स्टॉक होना चाहिए। तो यही आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया। ऐसे ही ये वीडियो आपको देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक